हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 8.5 का इंट्रोडक्शन। अवकलज के अनुप्रयोग में आज हम पढ़ेंगे उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट, मैक्सिमा एंड मिनिमा। किसी भी फलन का मैक्सिमम वैल्यू या उच्चिष्ट वैल्यू और निम्निष्ट वैल्यू क्या होता है और किस तरीके से हम उसको फाइंड करते हैं वो हम आज समझेंगे, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट मान क्या होता है, ठीक है ना। तो जैसे मान लो कोई फलन है हमारे पास और उसका ग्राफ कुछ इस तरीके से बना हुआ है और ये अंतराल हमें गिवन है a, b, ठीक है ना। ओपन इंटरवल a, b हमें गिवन है। बात समझ में आई। तो हमने क्या देखा कि इस फंक्शन का सबसे उच्चिष्ट मान हमें कहाँ मिला। सबसे उच्चिष्ट मान कहाँ मिलेगा, इस बिंदु पर, ठीक है ना। ये कोई y fx वाली लाइन हो जाएगी और ये लाइन हो जाएगी x वाली। तो हमने क्या देखा कि इस बिंदु पर हमें इस फलन का सबसे उच्चिष्ट मान मिला है, सबसे अधिक उच्चिष्ट मान मिला है, ठीक है ना। और ये बिंदु हमने माना कि ये मिला हमें C पर, इस x वाली लाइन पर। कहाँ पे मिला, C पर मिला। तो इस उच्चिष्ट मान के लिए हम क्या कह रहे हैं कि f c का वैल्यू, मतलब जो हमने इस fx y fx में जब हम x के स्थान पर c पुट कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, ये वैल्यू क्या मिलेगी, हमें fc मिलेगी। तो fc का वैल्यू अधिक होगा fx से, है ना। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a, b। बहुत अच्छा चैप्टर है ये, उच्चिष्ट एवं निम्निष्ट। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन पक्का आता है इसमें से, तो बहुत ही ध्यान से बहुत अच्छे से समझेंगे कि हमने कहा कि ये कोई फलन है हमारा अंतराल ए बी में और इस फलन को कुछ इस तरीके से बनाया। तो हमने क्या देखा कि इस फलन का सबसे उच्चिष्ट मान कहाँ है, इस बिंदु पर, है ना। जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, एफ एक्स का मान एफ सी मिलेगा। हम बिंदु सी रखेंगे एफ एक्स में तो हमें क्या मिलेगा, एफ सी मिलेगा। तो एफ सी का मान अधिक है सभी एफ एक्स से, मतलब यहाँ से आप एक्स लो, यहाँ से आप x लो, इन सभी बिंदुओं पर जो हमें इधर की तरफ fx मिलेगा उन सभी का मान इस बिंदु c के fc से क्या होगा, छोटा होगा। तो हम कह रहे हैं कि जो fc है वो उच्चिष्ट मान होगा इस फलन का, ठीक है ना। और ये जो c है वो हमने कहाँ से लिया है, ओपन ब्रैकेट a, b से, मतलब ये जो c है वो इसी अंतराल के बीच में है। तो इस बिंदु को हमने कहा उच्चिष्ट मान, और दिखाई भी दे रहा है क्लियरली कि हाँ ये उच्चिष्ट है। उसके बाद हमने एक दूसरा फलन लिया, मान लो कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो इसका अंतराल भी हमें क्या मिलेगा, a, b। हमने माना कि ये जो अंतराल है वो क्या है भाई, a, b है। ये हो जाएगा x, ये हो जाएगा y = fx। तब हमने पूछा कि इस फलन में सबसे निम्निष्ट मान हमें कहाँ मिलेगा, सबसे निम्निष्ट मान। तो हमने कहा सर इस बिंदु पे मिलेगा, और एक साफ क्लियरली दिखाई भी दे रहा है कि सबसे छोटा मान कहाँ होगा, यहाँ पे होगा। भाई x जब हम रखते हैं तो x का मान हमें कहाँ मिलता है, y में मिलता है। तो सबसे छोटा मान हमें y का कहाँ मिलेगा, इस बिंदु पर मिलेगा। देखो यहाँ पर अगर ये बिंदु हमने कहा c है तो हमें यहाँ क्या मिलेगा बेटा, fc मिलेगा। यहाँ पर हमें क्या मिल रहा था, यहाँ पर भी हमें ये जो पॉइंट था ये क्या था, हमें fc ही मिल रहा था। तो यहाँ पर जो fc होगा वो इन सभी x से क्या होगा भाई, छोटा होगा, है ना। fx छोटा होगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू ओपन ब्रैकेट a, b। इस तरीके से क्या कहा हमने कि फलन का सबसे निम्निष्ट मान कहाँ होगा, इस पर होगा। तो हमने क्या समझा कि इस बिंदु को अगर हम fx में रखेंगे तो हमें fc मिलेगा, और इस fc का मान बाकी सभी fx से हमें क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। यहाँ से आप x रखते जाओगे फंक्शन में, आपको इधर की तरफ क्या मिलता जाएगा, fx मिलता जाएगा। तो इन सभी fx से हमें इस fc का मान क्या मिलेगा, छोटा मिलेगा। तो इस वाली बात को हम कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं, इसको हम बिंदु जो c होगा, बिंदु c होगा उसे हम कहेंगे निम्निष्ट बिंदु, निम्निष्ट बिंदु, ठीक है ना। और fc को हम क्या कहेंगे, निम्निष्ट मान, निम्निष्ट मान। इस तरीके से ऐसे ही इधर बिंदु c क्या हो जाएगा भाई, बिंदु c होगा वो उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट बिंदु, तथा fc क्या हो जाएगा यहाँ पर, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। तो इस तरीके से हमने
उच्चिष्ट और निम्निष्ट के मान को समझा कि किस तरीके से हमें वो दिखाई देगा फलन के अंदर। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इतना कॉपी करेंगे, उसके बाद समझते हैं सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ट क्या है। सो कॉपी करेंगे इसको। सो इसके बाद एक बात और कि क्या किसी फलन में सिर्फ एक ही उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान होता है। जैसे अभी हमने समझा कि हमारे पास ये कोई कर्व है, तो ये जो कोई कर्व है, तो ये जो पॉइंट था FC, वो हमें क्या मिला, बिंदु C तो जा उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है ना, और FC हमें क्या मिला था, उच्चिष्ट मान, उच्चिष्ट मान। और यहाँ पर एक फलन था इस तरीके से, और ये जो बिंदु था ये था C, और ये हमें मिला था FC। तो हमने कहा था कि C जो है वो निम्निष्ट बिंदु है, और जो FC होगा वो निम्निष्ट मान होगा, निम्निष्ट मान होगा। तब हम क्या पूछ रहे हैं कि क्या किसी भी फलन में एक ही उच्चिष्ट बिंदु उच्चिष्ट मान होता है या एक ही निम्निष्ट बिंदु निम्निष्ट मान होता है। नहीं, तो हमने उसके लिए कर्व बनाया, मान लो कि sin x ही बना लो आप, ठीक है ना। तो इसमें आपको यहाँ पर क्या मिलेगा भाई, उच्चिष्ट मान मिलेगा, और ये हो जाएगा उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है ना। यहाँ पर आपको निम्निष्ट मान मिलेगा, और ये हो जाएगा निम्निष्ट बिंदु, उच्चिष्ट मान, उम्निष्ट बिंदु। तो इसी तरीके से एक से अधिक भी किसी भी फलन के एक से अधिक उच्चिष्ट मान और निम्निष्ट मान हो सकते हैं। बात समझ में आई, ठीक है ना। तो इस बात को आप थ्योरेटिकली लिख सकते हो कि किसी भी फलन के एक से अधिक, किसी भी फलन के एक से अधिक उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान हो सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात को नोट कर लेंगे आप कि यहाँ पर आपको निम्निष्ट उच्चिष्ट बिंदु मिल रहा है ये, और ये होता है उच्चिष्ट मान, ये होगा निम्निष्ट बिंदु, ये होगा निम्निष्ट मान, उच्चिष्ट बिंदु, उच्चिष्ट मान। इसी तरीके से हमें एक से अधिक उच्चिष्ट मान और उच्चिष्ट बिंदु मिल सकते हैं, ठीक है ना। सो कॉपी करेंगे इस बात को, इसके बाद नेक्स्ट समझते हैं, कॉपी करेंगे। तो नेक्स्ट बात करेंगे सापेक्ष उच्चिष्ट तथा निम्निष्ट मान की, ठीक है ना। तो इसके लिए सबसे पहले एक यहाँ पर एक ग्राफ बना लेते हैं, तो ध्यान से समझना है इसको भी, ठीक है ना। मान लो कि कुछ इस तरीके से मैंने उसको बनाया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से समझेंगे ध्यान से। हमने कहा कि ये जो पॉइंट है, पॉइंट हो गया ये C1 क्या होगा, इस वाले अंतराल के लिए यहाँ से लेकर और यहाँ तक जो अंतराल है, इस अंतराल के लिए ये C1 हो जाएगा उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है ना। और यहाँ पर जो FC1 मिलेगा, FC1 वो हमें क्या मिलेगा भाई, उच्चिष्ट मान मिलेगा इस अंतराल के लिए, इस अंतराल के लिए। ये जो बिंदु होगा, इस बिंदु को हमने कहा C2, और ये इस अंतराल के लिए क्या हो जाएगा, निम्निष्ट बिंदु, और ये हमें यहाँ पर मिलेगा FC2, और इसे हम कहेंगे निम्निष्ट मान। बात समझ में आ रही है। ये बिंदु C3 इस वाले भाग के लिए, इस वाले अंतराल के लिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमें ये अंतराल गिवन है, इस अंतराल के लिए ये बिंदु होगा निम्निष्ट उच्चिष्ट बिंदु, और ये जो मान होगा FC3 ये होगा उच्चिष्ट मान, ठीक है ना। उसी तरीके से इस बिंदु को हमने माना FC4 या C4 बिंदु, इस बिंदु को हमने माना यहाँ पर FC5, ये हो जाएगा C5 बिंदु। उसी तरीके से C6, FC6 एंड C7, FC7, ठीक है ना। बिंदु हम C ले रहे हैं, तो FC8 हो जाएगा, और ये हो जाएगा FC8, ठीक है ना। पहले तो हम निम्निष्ट बिंदु और उच्चिष्ट बिंदु, निम्निष्ट मान और उच्चिष्ट मान की बात करेंगे, ध्यान से समझेंगे। इस अंतराल के लिए C1 उच्चिष्ट बिंदु, FC1 उच्चिष्ट मान। इस अंतराल के लिए C2 निम्निष्ट बिंदु और FC2 निम्निष्ट मान। इस अंतराल के लिए C3 उच्चिष्ट बिंदु एंड FC3 उच्चिष्ट मान। इस अंतराल के लिए, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक, इस अंतराल के लिए C4 क्या हो जाएगा, निम्निष्ट बिंदु, और FC4 हो जाएगा निम्निष्ट मान। इस अंतराल के लिए C5 उच्चिष्ट बिंदु, FC5 उच्चिष्ट मान। C6 इस अंतराल के लिए निम्निष्ट बिंदु और FC6 निम्निष्ट मान।
इस अंतराल के लिए FC7 उच्चिष्ट बिंदु हो जाएगा और FC7 हो जाएगा, FC7 क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान। C8 इस अंतराल के लिए निम्निष्ठ बिंदु और FC8 इस अंतराल के लिए निम्निष्ठ मान हो जाएगा। इतना हमने समझा। उसके बाद हम बात कर रहे हैं कि सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ क्या है। तो देखो, हमने एक अंतराल लिया, यहीं पर हमने लिया C1, ठीक है ना। क्या ले रहे हैं हम, C1 ले रहे हैं भाई। C1 के आसपास बहुत छोटी क्वांटिटी हम ले रहे हैं, एक जो मान लो कि 0 है समथिंग, इतनी छोटी क्वांटिटी कि वो ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, लेकिन पूरा 0 नहीं है ना। तो उतना छोटा क्वांटिटी हम ले रहे हैं, तो उसमें हमने यहाँ पर ऐड किया, यानी कि हमने किया C1 प्लस H और इधर हमने किया उसको C1 माइनस H। तो इतना छोटा अंतराल हमें मिला। बात सुन भाई, C1 के आसपास मतलब यहाँ पर कहीं हमें मिलेगा C1 प्लस H और यहाँ पर कहीं यहाँ पे हमें मिलेगा C1, इधर मिलेगा माइनस H, C1 माइनस H और इधर मिलेगा हमें C1 प्लस H। ऐसा हमने समझा, ठीक है ना। तो इतना छोटा हमने अंतराल लिया इस बिंदु C1 के पास, C1 माइनस H और C1 प्लस H। तब सापेक्ष उच्चिष्ट और सापेक्ष निम्निष्ठ क्या कहता है कि इतने छोटे अंतराल में भी इस बिंदु C1 पर ही हमें सबसे अधिक मान मिलेगा, ठीक है ना। इतने छोटे अंतराल में भी इस बिंदु C पर ही हमें क्या मिलेगा, सबसे उच्चिष्ट मान मिलेगा, वो उसने कहा। तो क्या समझे कि FC1 इज ग्रेटर देन फॉर Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू, इंटरवल क्या लेना है अब, C1 माइनस H से लेकर C1 प्लस H तक, C1 माइनस H से लेकर C1 प्लस H तक, ठीक है ना, FC4। तो ये बात कही सापेक्ष उच्चिष्ट ने कि भाई इतने छोटे अंतराल में भी हमें सिर्फ बिंदु C1 पर ही क्या मिलेगा, उच्चिष्ट मान मिलेगा। तो उस बात को हम किस तरीके से लिख रहे हैं कि FC1 इज ग्रेटर देन Fx, जितने भी यहाँ पर x मिलेंगे वो उन सब में सबसे अधिक कहाँ पे मिलेगा, हमें बिंदु C पर मिलेगा। फॉर ऑल x बिलोंग्स टू क्या है, x कहाँ से है, इस छोटे अंतराल से है, ठीक है ना। इस छोटे अंतराल में भी केवल बिंदु C1 पर ही हमें क्या मिलेगा, सबसे उच्चिष्ट मान मिलेगा। और यही बात क्या कहता है, सापेक्ष उच्चिष्ट कहता है। अच्छा, सापेक्ष निम्निष्ठ क्या रहेगा फिर। मान लो कि ये अंतराल हमने लिया बहुत छोटा सा, ये हो जाएगा इधर C2 माइनस H और इधर हो जाएगा C2 प्लस H। तब उसने क्या कहा कि FC2 इज लेस देन Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू C2 माइनस H C2 प्लस H। ऐसा समझ रहे हैं ना। क्या कहा कि इतने छोटे अंतराल में हमें बिंदु C2 पर ही क्या मिलेगा, सबसे निम्निष्ठ मान मिलेगा, सबसे निम्निष्ठ मान मिलेगा और किसी बिंदु पर नहीं मिलेगा। इतने छोटे अंतराल, मतलब बहुत छोटा अंतराल लिया है हमने। मान लो कि ये मेरा शरीर है, ठीक है ना, और मुझे देखना है कि सबसे उच्चिष्ट ऊंचाई कहाँ होगी मेरी, आप भी चेक कर सकते हैं इसको। तो इतना अंतराल है मेरा, लेकिन मैंने लिया इतना अंतराल, इतना छोटा, तो इसमें भी सबसे उच्चिष्ट ऊंचाई कहाँ है, इस यहाँ पर, इस बिंदु पर, बिल्कुल बीच में। तो उसी तरीके से हम यहाँ समझ रहे हैं कि इस C2 के आजू बाजू हमने एक छोटा सा अंतराल लिया है, ठीक है ना, उसमें भी हमें सिर्फ इस बिंदु C2 पर ही क्या मिलेगा, निम्निष्ठ मान मिलेगा, ठीक है ना। तो कैसे लिखा उसको, FC2 लेस देन Fx, इन सभी x में से FC2 पर ही हमें सबसे छोटा मान मिलेगा फंक्शन का, फलन का। और ये x कहाँ से बिलोंग करेगा, C2 माइनस H से लेकर C2 प्लस H तक। तो ये बात कहता है सापेक्ष उच्चिष्ट और निम्निष्ठ, ठीक है ना। तो ऐसा ही सब में अप्लाई कर देंगे हम, सब में यही मान मिलेगा। चलिए, इसके बाद हम बात करते हैं कि निरपेक्ष उच्चिष्ट तथा निरपेक्ष निम्निष्ठ क्या होगा, ठीक है ना। सो उससे पहले कॉपी करेंगे इसको। तो नेक्स्ट हम बात करेंगे निरपेक्ष उच्चिष्ट और निरपेक्ष निम्निष्ठ की, ठीक है ना। सापेक्ष को हटा के यहाँ लिख देते हैं निरपेक्ष। निरपेक्ष का मतलब होता है एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट, हाँ यही है हमारे चैनल का नाम, एब्सोल्यूट। हम निरपेक्ष की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। सो क्या कह रहे हैं कि एब्सोल्यूट या फिर निरपेक्ष उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ क्या होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ लिख रहे हैं उच्चिष्ट बिंदु। क्या लिख रहे हैं भाई, उच्चिष्ट बिंदु लिख रहे हैं, ठीक है। तो उच्चिष्ट बिंदु कौन कौन से हो जाएंगे, देखो ध्यान से। इस अंतराल में C1 हो जाएगा, ठीक है ना, इस अंतराल में C3 हो जाएगा, ठीक है ना, और इस अंतराल में C5 हो जाएगा, इस अंतराल में हो जाएगा C7 और आगे है ही नहीं, ठीक है, C7 तक बात खत्म। उसके बाद हम लिख रहे हैं निम्निष्ठ बिंदु,
क्या लिख रहे हैं, निम्नलिखित बिंदु लिख रहे हैं, कौन कौन से होंगे। चलिए लिखते हैं, इस अंतराल में C2 हो जाएगा, इस अंतराल में हो जाएगा C4, ठीक है ना, इस अंतराल में हो जाएगा C6 और इस अंतराल में हो जाएगा C8। तो ये हमने समझा कि उच्चिष्ट बिंदु कौन कौन से हैं और निम्नलिखित बिंदु कौन कौन से हैं। वो तो हमने कहाँ पर समझा, इन इतने छोटे छोटे अंतराल में बात की हमने। लेकिन अगर हम बात करें इस पूरे अंतराल में, यहाँ से लेकर और यहाँ तक, इस पूरे अंतराल में हम बात करें कि इसमें सबसे उच्चिष्ट बिंदु और उच्चिष्ट मान क्या होगा, तो इनमें से जितने भी हमारे पास उच्चिष्ट बिंदु और निम्नलिखित बिंदु हैं, उनमें से हमारे पास क्या निकलेगा, उच्चिष्ट बिंदु सबसे अधिक। इस पूरे अंतराल की अगर बात करें तो हमारे पास जो उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु जो होगा वो हमें क्या मिलेगा भाई, देखो ध्यान से, कहाँ मिल रहा, सबसे टॉप ऊंचा, सबसे ये रहा C5। तो C5 हमें बिंदु मिलेगा निरपेक्ष उच्चिष्ट बिंदु। क्या मिलेगा ये हमें, निरपेक्ष उच्चिष्ट बिंदु। तो अब बात समझ में आ रही होगी कि निरपेक्ष उच्चिष्ट बिंदु का मतलब क्या हुआ कि इतने बड़े अंतराल में हमें कई सारे उच्चिष्ट बिंदु मिले, लेकिन उनमें भी सबसे उच्चिष्ट बिंदु कौन सा है, C5। तो इस C5 को हम क्या कहेंगे, निरपेक्ष उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। तथा निरपेक्ष उच्चिष्ट मान की अगर बात करें, निरपेक्ष उच्चिष्ट मान की अगर बात करें तो हमें क्या मिलेगा, FC5 मिलेगा। अगर इस अंतराल को हमने कहा A से लेकर B, इस अंतराल को हमने क्या कहा, A से लेकर B, तो इस बात को कि निरपेक्ष उच्चिष्ट वाली बात को हम किस तरीके से लिखेंगे वो हम समझना चाह रहे हैं। तो क्या लिखेंगे कि FC5 इज ग्रेटर देन Fx फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, B। इस अंतराल AB में C5 पर हमें FC एक ऐसा मान मिलेगा जो बाकी सभी x से क्या होगा, अधिक होगा, ठीक है ना। कहाँ पर, C5 पर। बात समझ में आई। उसी तरीके से अगर हम बात करें निरपेक्ष निम्नलिखित बिंदु की, किसकी बात कर रहे हैं अब हम, निरपेक्ष निम्नलिखित बिंदु की। निरपेक्ष निम्नलिखित बिंदु, यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कई सारे निम्नलिखित बिंदु मिले, लेकिन इन सभी निम्नलिखित बिंदुओं में से सबसे अधिक निम्नलिखित बिंदु कौन सा होगा उसकी हम बात कर रहे हैं। तो वो बिंदु मिलेगा हमें C6। तो इन सभी में से एक सबसे ऐसा निम्नलिखित बिंदु चाहिए जो सब में निम्नलिखित हो, मतलब जितने भी हमें निम्नलिखित बिंदु मिले उन सब में क्या हो, निम्नलिखित हो। तो वो हमें कौन सा बिंदु मिलेगा, C6 मिलेगा, जहाँ पर हमें क्या मिलेगा, सबसे अधिक, सबसे निम्नलिखित मान मिलेगा। तो इस मान को हम क्या करेंगे, निरपेक्ष निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान क्या मिलेगा हमें भाई, FC6 मिलेगा। ये बात समझ में आ रही है, ठीक है ना। हम इस इतने बड़े अंतराल की बात कर रहे हैं। अगर हम छोटा छोटा अंतराल बोलें तो उसमें तो हम क्लियरली बता रहे हैं कि इतने छोटे अंतराल में C1 जो है वो निम्नलिखित उच्चिष्ट बिंदु है और FC1 क्या है, उच्चिष्ट मान है। ऐसे ही इतने छोटे अंतराल में हमने यहाँ बताया कि C4 जो है वो निम्नलिखित बिंदु है और FC4 क्या है, निम्नलिखित मान है। लेकिन हम बात कर रहे हैं इस अंतराल की कि भाई यहाँ से लेकर यहाँ तक हमें कई सारे निम्नलिखित बिंदु मिले, लेकिन उनमें भी सबसे अधिक निम्नलिखित कौन सा होगा, वो होगा C6। तो उस C6 को हम कह रहे हैं निरपेक्ष निम्नलिखित बिंदु, ठीक है ना। और FC6 को हम क्या बोलेंगे, निरपेक्ष निम्नलिखित मान। अच्छा, इस बात को हम अगर मैथमेटिकली लिखें तो किस तरीके से लिखेंगे कि FC6 का मान हमें सबसे छोटा मिलेगा इन सभी x में, जो x कहाँ से बिलोंग कर रहे हैं, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू A, B। बात समझ में आई। ये है निरपेक्ष निम्नलिखित और ये है निरपेक्ष उच्चिष्ट, ठीक है ना। सो इतना कॉपी करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, कॉपी करेंगे। सो इसके बाद हम बात करेंगे फलन के उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित के गुणधर्म, ठीक है ना, कि गुणधर्म क्या हैं। तो समझते हैं उनको कि पहली बात तो फलन क्या होना चाहिए भाई, सतत होना चाहिए। अगर फलन सतत है तो हम बिना पेन उठाए उसका ग्राफ खींच सकते हैं, ठीक है ना। दूसरी बात क्या है कि देखो ग्राफ पे समझते हैं कि हमने कहा कि कोई हमारा एक फलन है कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो अगर हम मान लो कि x पर हमें x पर मान लो ये पॉइंट है A, तो हमें यहाँ पर मिलेगा मान FA मिलेगा, ठीक है ना। और मान लो कि ये पॉइंट है B, तो हमें इसका मान भी क्या मिलेगा भाई,
एफ ए के बराबर मिलेगा, मतलब एफ बी मिलेगा। तब उसने कहा कि यदि हमें फलन के 2 बराबर मान मिलते हैं, तो यदि हमें फलन के 2 बराबर मान मिलते हैं तो वहाँ पर उन दोनों बराबर मानों के बीच में या तो हमें उच्चिष्ट मिलेगा या तो हमें उच्चिष्ट मिलेगा या निम्निष्ठ मिलेगा। देखो यहाँ पर एफ ए बराबर एफ बी है, एफ ए बराबर एफ बी है, तो हमें यहाँ पर क्या मिला? उच्चिष्ट मान मिला, उच्चिष्ट मान मिला। और यहाँ पर देखो एफ बी बराबर क्या है भाई? एफ सी है। ये एफ बी हो गया और ये क्या हो गया? एफ सी हो गया। तो इन दोनों बराबर मान के बीच में या तो हमें उच्चिष्ट मिलेगा या निम्निष्ठ मिलेगा, तो यहाँ हमें क्या मिल गया? निम्निष्ठ मान मिल गया। तो ये बात उसने कही, दूसरी बात, ठीक है ना। तो ग्राफ पे ही समझ लेते हैं, थोड़ा सा इजी रहेगा समझना। दूसरा गुणधर्म था ये, लिखने की जरूरत नहीं है, बस हमें समझना आना चाहिए। तीसरी बात कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ एकांतर क्रम में होते हैं कि भाई यदि आपको पहले उच्चिष्ट मिला है तो फिर निम्निष्ठ मिलेगा, फिर उच्चिष्ट मिलेगा, फिर निम्निष्ठ मिलेगा, फिर उच्चिष्ट मिलेगा। ऐसा नहीं होगा कि आपको उच्चिष्ट मिला और उच्चिष्ट मिलने के बाद फिर उच्चिष्ट मिल जाएगा ना कहीं पे फिर निम्निष्ठ मिलना ही है। बात समझ में आ रही है ना? पहले उच्चिष्ट मिलेगा फिर निम्निष्ठ मिलेगा, पहले उच्चिष्ट मिला निम्निष्ठ मिला, या पहले क्या मिले? निम्निष्ठ मिले आपको। इस तरीके से भी आप इसको बना सकते हो कि पहले आपको निम्निष्ठ मिले फिर उच्चिष्ट मिले, फिर निम्निष्ठ मिले फिर निम्निष्ठ उच्चिष्ट मिले। तो ये उच्चिष्ट और निम्निष्ठ क्या बोल रहे हैं कि उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान एकांतर क्रम में होते हैं। एकांतर का मतलब समझ रहे हैं ना? एक के बाद एक, पहले उच्चिष्ट मिलेगा या निम्निष्ठ मिलेगा, उसके बाद में हमें दूसरा मान मिलेगा। चलिए एक गुणधर्म तो ये था। अच्छा, अगले गुणधर्म की बात करें, ठीक है ना? तो थोड़ा सा रफ करेंगे इसको, उसके बाद हम देखते हैं कि अगला गुणधर्म क्या है। ये वाला गुणधर्म हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी काम में लेंगे ना, तो थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे कि ये गुणधर्म क्या है। कि मान लो कि हमारा कोई कर्व है ये इस तरीके से, ठीक है ना। हमने जब वर्धमान और ह्रासमान की बात की थी तो हमने कहा था कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 होगा तो फलन क्या होगा भाई? वर्धमान होगा। और हमने कहा कि एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 होगा तो फलन क्या होगा भाई? ह्रासमान होगा। ये बात तो हमने समझी। और एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि यहाँ पर फंक्शन का जो डेरिवेटिव है या फिर एफ डैश एक्स का वैल्यू क्या है? यहाँ पर पॉजिटिव है और यहाँ पर नेगेटिव है। बात समझ में आई? ठीक है ना। तो देखो अगर मैं यहाँ पर किसी एक बिंदु पर अगर टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो ये टेंजेंट का स्लोप क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव होगा मतलब इधर एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा भाई? पॉजिटिव होगा। एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा? पॉजिटिव होगा। और अगर यहाँ पर मैं कोई टेंजेंट ड्रॉ करूँ तो इधर मुझे स्लोप क्या मिलेगा? नेगेटिव मिलेगा। यानी कि एफ डैश एक्स का वैल्यू इधर मुझे क्या मिलेगा? लेस देन 0 या फिर नेगेटिव मिलेगा। तब उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ का गुणधर्म क्या कहता है कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में मिलता है, पॉजिटिव से किस में बदलता है? नेगेटिव में। इधर पॉजिटिव मिला और उधर क्या मिल रहा है? नेगेटिव। पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता है तो हमें यहाँ पर ये जो बिंदु सी मिलेगा, ये बिंदु सी क्या होगा? उच्चिष्ट बिंदु होगा। उच्चिष्ट बिंदु होगा तथा एफ डैश सी या फिर एफ सी क्या होगा? एफ डैश सी नहीं, एफ सी क्या होगा? उच्चिष्ट मान होगा। उच्चिष्ट मान होगा। ये कहा उसने गुणधर्म में, ठीक है ना, कि यदि एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो हमें उनके बीच में एक बिंदु मिलेगा जिसे हम कहेंगे उच्चिष्ट बिंदु। ये बात हम फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में भी समझेंगे, ठीक है ना। उसी तरीके से हम समझ सकते हैं कि यदि कोई कर्व इस तरीके से है तो यहाँ पर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूँगा तो यहाँ पर एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? मुझे नेगेटिव मिलेगा। और क्लियरली दिखाई भी दे रहा है कि ये जो स्लोप होगा वो 90 से बड़ा होगा और 90 से बड़ा होगा तो टेन थीटा क्या मिलेगा? नेगेटिव। और इधर अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ किया तो इधर मुझे जो स्लोप मिलेगा वो कैसा मिलेगा? पॉजिटिव मिलेगा। इसका मतलब कि एफ डैश एक्स क्या मिलेगा? मुझे इधर पॉजिटिव मिलेगा। यदि तो उच्चिष्ट निम्निष्ठ का गुणधर्म क्या कहता है कि यदि फंक्शन का एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है, इधर नेगेटिव मिला फिर हमें इधर क्या मिला? पॉजिटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव मिलता है तो ये जो बिंदु होगा सी, इसे हम निम्निष्ठ बिंदु कहेंगे। क्या कहेंगे? निम्निष्ठ बिंदु। तथा एफ सी को क्या बोलेंगे? निम्निष्ठ मान बोलेंगे। निम्निष्ठ मान बोलेंगे। इस तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है ना। देखो यहाँ समझते हैं कि मान लो कि ये कोई बिंदु सी है हमारा, ठीक है ना।
तो इधर हम देख रहे हैं एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा और इधर भी हम देख रहे हैं कि एफ डैश एक्स का साइन क्या होगा। अगर हमें इधर एफ डैश एक्स का साइन मिलता है पॉजिटिव, क्या मिलता है भाई, पॉजिटिव मिलता है एफ डैश एक्स का साइन, मतलब एफ डैश एक्स जो है वो इधर हमें ग्रेटर देन 0 मिल रहा है। जैसे कि हमने ह्रासमान वर्धमान में समझा था कि इधर हमें एफ डैश एक्स का जो वैल्यू है वो क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है, या एफ डैश एक्स हमें पॉजिटिव मिलता है, ठीक है ना। और इधर एफ डैश एक्स हमें क्या मिल रहा है भाई, नेगेटिव, या फिर एफ डैश एक्स क्या है इधर लेस देन 0। अगर ऐसी कंडीशन मिलती है कि एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो ये जो बिंदु सी होगा, इस बिंदु सी को हम क्या बोलेंगे, उच्चिष्ट बिंदु बोलेंगे। क्या बोलेंगे भाई, उच्चिष्ट बिंदु बोलेंगे। और ये किस तरीके से आ रहा है ये हमने अभी यहाँ पर ग्राफ पे समझा, ठीक है ना। उच्चिष्ट बिंदु तो है ये उच्चिष्ट मान होगा, पॉजिटिव है इधर एफ डैश एक्स का साइन, इधर एफ डैश साइन क्या है, नेगेटिव, तो हमें क्या मिल रहा है, ये उच्चिष्ट मान मिल रहा है। उसी तरीके से अगर हमें यहाँ पर मिला नेगेटिव साइन यानी एफ डैश एक्स लेस देन 0, अगर यहाँ मिला हमें पॉजिटिव साइन यानी एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, तो उस कंडीशन में कि अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो इस बिंदु सी को हम बोलेंगे फिर निम्निष्ठ बिंदु। क्या बोलेंगे भाई, निम्निष्ठ बिंदु बोलेंगे, ठीक है ना। और एफ सी क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ मान हो जाएगा, ठीक है ना। तो ये कुछ गुणधर्म थे फलन के, उच्च निम्निष्ठ के गुणधर्म, ठीक है ना। इसके बाद एक पॉइंट और है इसमें, क्या कि मान लो कि ये कोई पॉइंट है हमारे पास, मान लो इस पॉइंट को हम P मान लेते हैं, और इस पॉइंट P के इधर की तरफ हमें एफ डैश एक्स का साइन मिलता है पॉजिटिव, या फिर हम कहें कि एफ डैश एक्स क्या है, ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना। ये बात तो हम समझ रहे हैं ना कि बिंदु के हम इधर की तरफ एफ डैश एक्स का साइन किस तरीके से देख रहे हैं। जैसे कि हमने ह्रासमान और वर्धमान में समझा था कि भाई एफ डैश एक्स अगर हमें क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 0 मिलेगा इधर की तरफ, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम निकाल रहे हैं इसको, ठीक है ना। और इधर हमें क्या मिला, एफ डैश एक्स क्या मिला हमें, नेगेटिव मिला, या आप इसे कहो एफ डैश एक्स, सॉरी नेगेटिव नहीं पॉजिटिव लेते हैं इसको। इधर भी आपको एफ डैश एक्स का साइन क्या मिल रहा है, पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इधर भी आपको क्या मिले, ग्रेटर देन 0 मिले। कैसे निकालते थे भाई ये, इधर नेगेटिव पॉजिटिव कैसे निकालते थे, हम निकालते थे पहले चरम बिंदु आ गया हमारे पास x बराबर 1,2, हम लाइन खींचते थे, यहाँ लिखते थे 1, यहाँ लिखते थे 2, फिर क्या करते थे कि भाई यहाँ पे से कोई वैल्यू निकालो, मान लो 0.5 निकाला, और हमने कहाँ रख के देखा, एफ डैश एक्स में रख के देखा, जो भी इक्वेशन थी एफ डैश एक्स की उसमें रख के देखा हमने 0.5। अगर ये मुझे नेगेटिव मिलता है तो मैं बोलूँगा कि एफ डैश एक्स लेस देन 0 है, अगर पॉजिटिव मिलता है तो मैं बोलूँगा एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है। ये हमने ह्रासमान वर्धमान में काफ़ी किया था, ठीक है ना। तो इसके बाद हम समझ रहे हैं कि अगर कोई बिंदु P है हमारे पास, बिंदु P है, और इस बिंदु P के इधर की तरफ हमें एफ डैश एक्स का साइन मिलता है पॉजिटिव, यानी कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0, और इधर मिलता है हमें एफ डैश एक्स अगेन पॉजिटिव, यानी एफ डैश एक्स इधर भी क्या मिला हमें, ग्रेटर देन 0। तो इस बिंदु P को हम क्या कहेंगे, फिर इस बिंदु को P को हम कहेंगे नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु। इस बिंदु को क्या कहेंगे, नति परिवर्तन बिंदु, ठीक है ना। तो ये कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान में रखनी है। वैसे इसमें काफ़ी गोच पोच हो गया है, लेकिन आप सभी होशियार हो, मुझे पता है कान की चीज़ आप इसमें से भी निकाल लोगे, सो कॉपी करेंगे इसको। तो अभी तक हमने समझा कि उच्चिष्ट और निम्निष्ठ मान किस तरीके से हम निकालते हैं। तो हमें क्या मिला था अभी तक हमें मिला एक ग्राफ, एक कर्व मिला। तो हमने बताया कि उच्चिष्ट मान या उच्चिष्ट बिंदु क्या होगा, या निम्निष्ठ मान या निम्निष्ठ बिंदु क्या होगा। ये तो बिंदु हो जाता है यहाँ पर, और यहाँ हमें मिलता है इधर की तरफ उच्चिष्ट मान और निम्निष्ठ मान, उच्चिष्ठ मान, इस तरीके से। तो अभी तक हमने ग्राफ पे समझा। अगर मान लो कि हमें कोई इक्वेशन मिल जाती है, जैसे कि हमें मिल गया x की पावर 3 माइनस 3x प्लस 2, तो इस इक्वेशन में किस बिंदु पर उच्चिष्ठ मान और निम्निष्ठ मान होगा वो हम कैसे पता लगाएंगे, उसके लिए हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। क्या पढ़ रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो अभी इसके स्टेप हम समझेंगे कि स्टेप क्या क्या हैं, उसके बाद हम एग्जाम्पल भी देखेंगे इसका, और फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट के बाद हम पढ़ेंगे सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो मोस्टली हमें क्वेश्चन में सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट ही लगाना है, लेकिन किसी क्वेश्चन में हम फर्स्ट डेरिवेटिव लगाएंगे तो समझेंगे, लेकिन अधिकतर जो क्वेश्चन हैं आपके वो सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव से ही कंप्लीट हो जाएंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है ना। तो वो भी समझेंगे कहाँ पर आप लगा सकते हो कहाँ नहीं, ठीक है ना। तो चलिए पहले बात करते हैं स्टेप्स की। स्टेप फर्स्ट, आपको मान लो कि कोई फलन गिवन है, फलन आपको गिवन है y इक्वल टू एफ एक्स, तो आपको निकालना है उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ मान, है ना। उच्चिष्ठ बिंदु भी पता लगाना होगा, निम्निष्ठ बिंदु भी पता लगाना होगा। पता लग जाएगा बिंदु कि उच्चिष्ठ और निम्निष्ठ क्या है, तो उसके बाद में हम उसका मान भी निकाल सकते हैं। उस बिंदु को कहाँ रखेंगे,
इस एफ एक्स में रखने, तो हमें उच्चिष्ट और निम्निष्ट मान भी मिल जाएंगे। तो पहला स्टेप फर्स्ट क्या होगा भाई, स्टेप फर्स्ट क्या होगा कि एफ एक्स का अवकलन करना है, एफ एक्स का अवकलन यानी कि आपको निकालना होगा एफ डैश एक्स क्या होगा, ठीक है ना। इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के सापेक्ष तो हमें ये मिल जाएगा। सेकंड स्टेप नंबर सेकंड, आपको रखना है चरम मान के लिए, चरम बिंदु के लिए, किसके लिए, एक्सट्रीम पॉइंट्स के लिए या चरम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करना है। और यहाँ से आपको एक्स का वैल्यू निकालना है। मान लो आपको पॉइंट मिला P1, P2 एंड P3, हमने 3 पॉइंट्स माने, ठीक है ना। 3 बिंदु कब मिलेंगे हमें फलन में, जब x का पावर 3 होगा तो 3 बिंदु मिलते हैं, x का पावर 2 होता है तो 2 वैल्यू मिलते हैं, x का पावर 5 होगा तो 5 वैल्यू मिलेंगे, ठीक है ना। तो उस तरीके से हम बता सकते हैं। तो x का मान लो कि हमने 3 बिंदु मिले, x के चरम बिंदु 3 मिलते हैं हमें, है ना। एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट किया। और ये 2 स्टेप तो हमने वर्धमान और ह्रासमान में भी काफ़ी किए हैं। इसके बाद बात करेंगे स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 में क्या करना है भैया, स्टेप नंबर 3 में आपको इन बिंदुओं को रखना है इस नंबर लाइन पर, इस तरीके से जैसा कि हमने वर्धमान और ह्रासमान में रखा बिंदुओं को। स्टेप नंबर 4 में क्या करना है, स्टेप 4 में क्या करना है कि आपको क्या करना है, साइन चेक करना है। एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या होगा चेक करना है ना। क्या लिखते हैं, चेक करना है स्टेप नंबर 4 में कि भाई P1 के इधर की तरफ एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या होगा, इधर की तरफ एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या होगा, P2 के इधर की तरफ एफ डैश एक्स का चिन्ह क्या होगा, इधर की तरफ क्या होगा। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, वो हमें क्वेश्चन में भी समझेंगे। स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 5 की बात करें, अगर आपको P1 के इधर की तरफ एफ डैश एक्स जो है वो पॉजिटिव मिलता है, जो कि हमने गुणधर्म में समझा बेटा, है ना, और इधर आपको एफ डैश एक्स का साइन मिलता है नेगेटिव, जो हमने अभी क्या समझा, गुणधर्म में भी यही बात तो समझी, वो यहाँ काम में आ रही है। मान लो P2 कि इधर आपको मिल जाए एफ डैश एक्स नेगेटिव और इधर आपको मिल जाए एफ डैश एक्स क्या, पॉजिटिव। और P3 इधर आपको मिल जाए एफ डैश एक्स या तो पॉजिटिव मिल जाए, या इधर आपको एफ डैश एक्स क्या मिल जाए, नेगेटिव मिल जाए, या इधर आपको एफ डैश एक्स अगेन पॉजिटिव मिल जाए और इधर आपको एफ डैश एक्स अगेन क्या मिल जाए, नेगेटिव। या तो नेगेटिव मिलेगा या पॉजिटिव मिलेगा। पॉइंट P3, पॉइंट P2, पॉइंट P1। तो इधर लिख रहे हैं कि पॉइंट P1 क्या होगा, बिंदु P1 क्या होगा भाई, देखो ध्यान से। एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव में जा रहा है, कहाँ से कहाँ तक, पॉजिटिव से नेगेटिव में, और पॉजिटिव से नेगेटिव में जाता है तो हमने क्या समझा कि P1 क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा। इस बात को सर हम कैसे समझें, पॉजिटिव से नेगेटिव ये कैसे याद रहेगा, उसको समझते हैं पहले कि भैया आप एक ग्राफ बना लोगे, एक तो छोटा सा बना लोगे ये और एक छोटा सा बना लोगे ये, ठीक है ना। आपको पता है कि इधर टेंजेंट बनेगा इस तरीके से और इधर टेंजेंट बनेगा इस तरीके से। अगर ऐसे टेंजेंट बना तो ये तो बन गया 90 से बड़ा एंगल, ठीक है ना। तो इधर हमें एफ डैश एक्स क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। 90 से बड़ा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट, और सेकंड क्वाड्रेंट में टेन क्या मिलेगा, नेगेटिव। अब सर ये कैसे निकाला आपने, है ना। हमने बताया था कि डी वाई बाई डी एक्स को क्या कहते हैं, एफ डैश एक्स कहते हैं, और डी वाई बाई डी एक्स को हम क्या कहते हैं, एम कहते हैं, और एम होता है हमारा टेन थीटा। यानी कि आप डी वाई बाई डी एक्स का वैल्यू देखो या टेन थीटा का वैल्यू देखो, बात एक ही है। आप एफ डैश एक्स का वैल्यू देखो या टेन थीटा का वैल्यू देखो, बात एक ही है। अगर टेन थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो नेगेटिव मिलेगा, और 90 से बड़ा कहाँ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में। और इधर जो टेंजेंट बनाएंगे वो हमें क्या मिलेगा, 90 से बड़ा एंगल देगा, और 90 से बड़ा एंगल देगा इसका मतलब क्या हुआ कि टेन नेगेटिव हो जाएगा। 90 से बड़ा होते ही यहाँ पर 90 से बड़ा एंगल हुआ, टेन क्या हो गया, नेगेटिव। टेन अगर नेगेटिव हो गया इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या होगा, नेगेटिव हो गया। उसी तरीके से यहाँ हम देखेंगे तो ये 90 से छोटा एंगल होगा, छोटा एंगल होगा तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा तो टेन क्या हो जाएगा भैया, पॉजिटिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। अगर टेन पॉजिटिव है इसका मतलब एफ डैश एक्स क्या है, पॉजिटिव है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं। अगर पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है तो देखो क्या मिलेगा, ये उच्चिष्ट मान मिलेगा। इधर आपको अगेन ये बनेगा इस तरीके से और ये बनेगा इस तरीके से। ये एंगल क्या हो गया भैया,
90 से छोटा हो गया यानी कि पॉजिटिव मिलेगा। और इधर देखो ये एंगल क्या हो गया भैया, 90 से बड़ा हो गया, तो इधर नेगेटिव मिलेगा, है ना। क्या मिलेगा, नेगेटिव। अगर नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ बिंदु मिलेगा। पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा। ऐसे हम चेक भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ये वाला बेसिक आना चाहिए हमें, ठीक है ना, कि tan थीटा नेगेटिव पॉजिटिव किस तरीके से मिल रहा है, किस तरीके से हमने टेंजेंट बनाया, कौन सा एंगल छोटा हो रहा है, कौन सा बड़ा हो रहा है। तो वो हमने वर्धमान हरासमान में काफ़ी अच्छे से आपको समझाया, वहाँ से आप समझ सकते हैं अगर भूल गए हैं तो। अगर रिवीजन चल रहा है तो नहीं भूले होंगे। तो क्या समझा कि P1 में बिंदु P1 की तरफ अगर हमें पॉजिटिव से एवरेज का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव मिलता है तो P1 को हम क्या कहेंगे, उच्चिष्ट बिंदु कहेंगे। P1 को क्या कह रहे हैं, उच्चिष्ट बिंदु कह रहे हैं। और अगर P1 उच्चिष्ट बिंदु है तो FP1 फंक्शन में P1 रखेंगे तो ये हमें क्या देगा, उच्चिष्ट मान देगा, उच्चिष्ट मान। गलती करेंगे आप इसे रखोगे यहाँ पर F'P1 करोगे। भैया F'P1 नहीं करना है, हमें कहाँ रखना है, इस फंक्शन में रखना है x के स्थान पर P1। हमें F' के अंदर नहीं रखना है P1 कहाँ रखना है, इस फलन fx में रखना है। तो F'P1 हमें उच्चिष्ट मान देगा, ना कि F'P1। ये बात ध्यान रखेंगे। चलो बात करते हैं बिंदु किस तरीके से निकाला हमने, उच्चिष्ट बिंदु, निम्निष्ठ बिंदु और उच्चिष्ट मान, निम्निष्ठ मान, वो हम समझ रहे हैं। एक एग्जाम्पल भी करेंगे, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव समझेंगे उसके बाद। तो क्या कह रहे हैं कि बिंदु P1 जो है, P2 की बात कर रहे हैं, बिंदु P2 क्या हुआ। चलो एक काम और करते हैं, वहाँ लिख ही दिया हमने कि एवरेज का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है, या फिर इस बात को यहाँ लिख देते हैं कि यदि F' का चिन्ह धनात्मक से, क्या लिखें, पॉजिटिव से नेगेटिव में बदलता है तो हमें उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा, उच्चिष्ट बिंदु मिलेगा। ये बात हमने हिंदी में भी आपके लिए लिख दी है, ठीक है ना, मिलेगा। चलिए ये बात भी हमने लिख दी है बिंदु P1 के लिए। अच्छा अब आ जाओ बिंदु P2 पर। बिंदु P2 क्या कह रहा है, देखो ध्यान से। अगर F' का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, कहाँ से, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो हमें क्या मिलेगा, निम्निष्ठ बिंदु मिलेगा। इसका मतलब बिंदु P2 क्या हो जाएगा भाई, निम्निष्ठ बिंदु होगा, निम्निष्ठ बिंदु होगा। और अगर ये निम्निष्ठ बिंदु है तो FP2 क्या मिल देगा हमें, निम्निष्ठ मान देगा, निम्निष्ठ मान देगा, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं कि यदि F' का चिन्ह, यदि F' का चिन्ह नेगेटिव से पॉजिटिव में बदलता है तो हमें क्या मिलेगा भैया, निम्निष्ठ बिंदु मिलेगा, निम्निष्ठ बिंदु मिलेगा। इस बात को भी हमने थोड़ा सा आपके लिए लिख दिया है। ये था फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, या फिर फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट बोलो। चलिए बात करते हैं बिंदु P3 की। बिंदु P3 क्या लिखेंगे, बिंदु P3 क्या है कि पॉजिटिव से पॉजिटिव जा रहा है या नेगेटिव से नेगेटिव जा रहा है, F' का चिन्ह। तो क्या बोलेंगे, बिंदु P3 क्या होगा, नति परिवर्तन बिंदु। क्या कहेंगे इसको, नति परिवर्तन बिंदु। कि ना तो उच्चिष्ट मान मिलेगा, ना ही निम्निष्ठ मान। ये हमने समझा नति परिवर्तन बिंदु से कि यदि F' का चिन्ह, F' का चिन्ह परिवर्तित नहीं होता है तो हमें क्या मिलेगा, नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा।
बिंदु मिलेगा। ये हमने समझा, बात समझ में आई? ठीक है ना। एक बार जल्दी जल्दी रिवाइज करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में आपको करना है y इक्वल टू एफ एक्स आपको मिलेगा, उसका आपको निकालना है एफ डैश एक्स। एफ डैश एक्स को आप 0 के इक्वल रखोगे तो वहाँ से आपको क्या मिल जाएंगे, चरम बिंदु मिल जाएंगे। चरम बिंदु को नंबर लाइन पर लिखोगे, फिर आपको चिन्ह चेक करना है एफ डैश एक्स का कि कहाँ पर क्या होगा। अगर हमें P1 के इधर की तरफ पॉजिटिव मिलता है, इधर नेगेटिव, यानी कि एफ डैश एक्स का चिन्ह पॉजिटिव से नेगेटिव जाता है तो हमें मिलेगा उच्चिष्ट बिंदु। और P1 यानी कि P1 को यहाँ रखेंगे तो P1 हमें क्या देगा, उच्चिष्ट मान देगा। अगर एफ डैश एक्स का चिन्ह माइनस से पॉजिटिव जाएगा, नेगेटिव से पॉजिटिव में, तो P2 क्या होगा, निम्नलिखित बिंदु, और P2 क्या हो जाएगा, निम्नलिखित मान हो जाएगा। अगर चिन्ह चेंज ही नहीं हुआ, पॉजिटिव से पॉजिटिव रहा, नेगेटिव से नेगेटिव रहा, तो P3 कैसा बिंदु होगा, नति परिवर्तन बिंदु। और नति परिवर्तन बिंदु पर हमें ना तो उच्चिष्ट मान मिलता है और ना ही निम्नलिखित मान मिलता है। तो ये था हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। तो इसके बाद हम देखेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। तो कब भी करेंगे इसको। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट हमने समझा, अब हम बात करेंगे सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की, और उसके बाद हम एक एग्जाम्पल लेंगे और उसे फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व करेंगे और सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो दोनों से ही समझ लेंगे कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से किस तरीके से सॉल्व करना है या सेकंड से हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो ये मेथड थोड़ा सा ईजी आपको लगेगा उसके बजाय, ठीक है ना। और आपको मैक्सिमम यही लगाना है क्वेश्चंस में, वो हमने समझा क्योंकि हमें गिवन था बुक में, तो हमने समझा लगाना ये है। बाकी आपके ऊपर है, जो आपको लगाना है वो लगाना है, ठीक है ना। जो आपको इजी लगे मतलब वो लगाना है। दूसरी बात कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिनमें आपको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना थोड़ा सा मुश्किल तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा हो जाएगा। उस केस में, है ना, अगर वो बड़ा हो जाएगा तो कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। तो उस केस में आप फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, वो बात भी हम समझेंगे। तो बात कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट की। तो इसमें क्या स्टेप है, बहुत ही इजी चलता जाएगा ये। पहला स्टेप क्या है कि आपको, पहला स्टेप तो कुछ भी नहीं है, y इक्वल टू आपको एफ एक्स गिवन है। अब यहाँ पर आएगा फर्स्ट स्टेप। फर्स्ट स्टेप में आप क्या करोगे भैया कि x के सापेक्ष अवकलन करोगे, x के सापेक्ष अवकलन करोगे। x के सापेक्ष अवकलन करना है, यानी कि एफ डैश एक्स आपको निकालना है। दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, स्टेप नंबर सेकंड कि x के सापेक्ष आपको पुनः अवकलन करना है। पुनः अवकलन करने का मतलब क्या हुआ कि आपको एफ डबल डैश एक्स निकालना है। एक बार डिफ्रेंशिएट किया, उसी को आपने दोबारा डिफ्रेंशिएट कर दिया x के रिस्पेक्ट में, तो आपके पास आ जाएगा एफ डबल डैश एक्स। अच्छा, थर्ड स्टेप क्या होगा, थर्ड स्टेप में आपको निकालना है चरम बिंदु। क्या निकालने हैं, और चरम बिंदु कैसे निकालते हैं हम, चरम बिंदु कैसे निकालते हैं भाई, एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। तो मान लो आपके पास चरम बिंदु आ गए x बराबर P1, P2, P3। ये आपके पास आ गए चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट्स। अब आपको स्टेप नंबर 4 में लगाना है सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। वहाँ तो हमने साइन चेक किया एफ डैश एक्स का, लेकिन हम यहाँ साइन चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स। इसे हम कहते हैं dy/dx और इसे हम कहते हैं d2y/dx स्क्वायर। दोनों का मीनिंग एक ही है ना। तो यहाँ पर हमें स्टेप नंबर 4 में एफ डबल डैश एक्स का वैल्यू चेक करना है, यानी कि d2y/dx स्क्वायर का वैल्यू चेक करना है। देखो समझ लें किस तरीके से कि यहाँ पर हमने बिंदु लिया x बराबर P1, x बराबर क्या लिया हमने P1 लिया। फिर आप P1 को कहाँ रखोगे, d2y/dx स्क्वायर में जो भी x मिलेगा उन x के स्थान पर आपको P1 रखना है, यानी कि इधर लिख लेते हैं आपको एफ डबल डैश P1 रखना है। और आपको चेक करना है कि ये जो है वो पॉजिटिव मिलता है या नेगेटिव। अगर हमने कहा कि ये मिलता है नेगेटिव, यानी लेस देन 0 मिलता है, अगर ये नेगेटिव मिल गया तो P1 आपका हो जाएगा उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है ना। और FP1 ध्यान रखना, FP1 लिख रहे हैं, F डैश या F डबल डैश नहीं लिख रहे हैं, FP1 लिख रहे हैं। FP1 क्या हो जाएगा, उच्चिष्ट मान हो जाएगा, उच्चिष्ट मान। अगर ये आपको नेगेटिव मिलता है तो अब हम ले रहे हैं x बराबर P2। अगर आपने x बराबर P2 लिया तो आपको क्या निकालना है, d2y/dx स्क्वायर। जहाँ पर आपको x मिलेगा इसमें
वहाँ पर आपको क्या रखना है, P2, ठीक है ना। समझ लेते हैं कैसे x मिलेगा सर। जैसे मान लो कि आपको fx, इधर देखते हैं, मान लो आपको fx गिवन है x का पावर 4, आप निकालोगे इसका f डैश x, क्या हो जाएगा भाई 4x का पावर 3, फिर आप इसको पुनः अवकलन करोगे ना तो क्या मिलेगा 12x स्क्वायर। तो देखो f डबल डैश x में अगर P1 रखा तो मतलब x के स्थान पे P1, और इस चीज़ को हम क्या कह रहे हैं d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने x बराबर P2 रखा, मतलब कहाँ रख रहे हैं, इस x के स्थान पर हम P2 लिख रहे हैं। तो ऐसा हमें करना है, तो ये हमने समझा, बाकी क्वेश्चन में तो हम समझेंगे ही। चलिए, तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में x बराबर P2 रखा, या फिर हमने इसको समझा कि f डबल डैश हमने क्या किया भैया P2 किया, मिक्स नहीं हो जाना है तुमको, f डबल डैश P2 हमने किया। अगर ये हमें मिलता है क्या पॉजिटिव, क्या मिल गया, ये पॉजिटिव मिल गया। अगर ये बात अगर हमें पॉजिटिव मिलती है तो P2 कैसा बिंदु हो जाएगा, निम्निष्ठ बिंदु, निम्निष्ठ बिंदु हो जाएगा। और निम्निष्ठ मान क्या होगा, FP2, FP2 क्या हो जाएगा, निम्निष्ठ मान हो जाएगा, है ना। ये आपको थोड़ा सा इजी लग रहा होगा। इसमें क्या करना है, fx दे रखा है, f डैश निकालना, f डबल डैश, ये तो हम कर देंगे। उसके बाद में चरम बिंदु, ये बराबर 0 ही तो रखना है। उसके बाद में P1 रख दो, P2 रख दो, P3 रख दो, कहाँ पर, इस वाली इक्वेशन में। और देख लो पॉजिटिव है नेगेटिव है, या अरे पॉजिटिव हुआ नेगेटिव हुआ, एक केस और रह गया, वो भी समझ लेते हैं। क्या है वो केस, कि अगर x बराबर P3 हम ले रहे हैं, अब x बराबर P3 लेने पर अगर हमें d2y बाई डी एक्स स्क्वायर में हमने रखा x बराबर P3, या हमने समझा कि f डबल डैश हमने P3 रखा और ये हमें 0 के इक्वल मिल जाए, ये था तीसरा केस। कि अगर हमें क्या मिलेगा d2y बाई, ये या तो हमें f डबल डैश x पॉजिटिव मिलेगा, या f डबल डैश x नेगेटिव मिलेगा, या तीसरा केस क्या है कि वो 0 मिलेगा। अगर 0 मिल गया तो बिंदु P3 जो है, ये बिंदु है, बिंदु P1 है, ये बिंदु P2 है, और ये बिंदु P3 है। तो बिंदु P3 क्या मिलेगा, नति परिवर्तन बिंदु, नति परिवर्तन बिंदु मिलेगा। और नति परिवर्तन बिंदु का मतलब क्या हो गया, ना तो उच्चिष्ट, ना तो उच्चिष्ट, ना ही निम्निष्ठ, ना ही निम्निष्ठ, ठीक है ना। किसका मतलब हुआ ये, जब हमें f डबल डैश x जो है क्या मिल जाए, 0 मिल जाए, ठीक है ना, P3 बिंदु रखने पर। तो स्टेप नंबर 4 में बस ये काम करना है और हमारा आंसर आ जाएगा कि उच्चिष्ट क्या है और निम्निष्ठ क्या है। सो समझ में आई होगी ये बात, और इजी भी लगा होगा ऐसा मुझे लगता है। सो कॉपी करेंगे इसको, उसके बाद हम समझते हैं एग्जाम्पल। सो कॉपी करेंगे इसको। सो नेक्स्ट एक एग्जाम्पल लिया हमने, fx इक्वल टू x का पावर 3 माइनस 3x प्लस 3। तो आपको उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है भाई, उच्चिष्ट तथा निम्निष्ठ मान ज्ञात करना है कि क्या होगा, ठीक है ना। तो पहले फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से हम कर रहे हैं, उसके बाद हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से करेंगे। तो बड़े ही ध्यान से समझेंगे, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही अच्छा टॉपिक है ये, और इसको मैं टफ नहीं बोलूँगा, बहुत इजी है ये, ठीक है ना। अगर हमारे समझ में आ जाता है, बेसिक आपके समझ में आ जाते हैं कि करना क्या है, बस स्टेप ही हैं। जैसा हमने अप्रॉक्सीमेशन सन्निकटन में किया था, वैसे ही स्टेप इसमें लगाने हैं और आंसर हमें लेके आने हैं, लेकिन टाइप ऑफ क्वेश्चन थोड़े से अलग मिलेंगे हमें, तो वो हम देखेंगे धीरे धीरे बारी बारी से। तो पहले आपके समझ में आना चाहिए कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट एंड सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट हम लगा किस तरीके से रहे हैं, ठीक है ना। उसके बाद हम अप्रोच करेंगे दूसरे क्वेश्चन पर। सो स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहले आप लिख लोगे इस इक्वेशन को, fx इज इक्वल टू एक्स का पावर 3 माइनस 3x प्लस 3। फर्स्ट स्टेप क्या था कि आपको f डैश x निकालना है, तो f डैश x आप निकालोगे, आपको मिल जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3। बात क्लियर हुई। फिर आपको रखना है चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए, चरम बिंदु के लिए हम क्या करते हैं, चरम बिंदु के लिए हम f डैश x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं। अगर हमने f डैश x इक्वल टू 0 पुट किया, इसका मतलब 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, 3 कॉमन आ जाएगा, तो x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0, यानी कि x स्क्वायर माइनस 1 इक्वल टू 0। तो x आपको मिल जाएगा, x स्क्वायर मिल जाएगा 1, यानी कि x आपको मिल गया प्लस माइनस 1, ठीक है ना। तो आपके पास x इक्वल टू 1 और x इक्वल टू माइनस 1 दो पॉइंट आए। इन पॉइंट्स को आप, इसके बाद जो स्टेप था, स्टेप नंबर फर्स्ट, स्टेप नंबर सेकेंड,
स्टेप नंबर थर्ड क्या था कि आपको इन पॉइंट्स को नंबर लाइन पे रखना है ना। रख देते हैं जी, ये नंबर लाइन ली हमने, यहाँ पर हमने रखा -1, यहाँ रखा हमने +1। बात समझ में आई। फिर हम साइन चेक कर रहे हैं कि साइन क्या होगा। मान लो कि हमें -1 लेना है और -1 पे हम चेक कर रहे हैं कि हमारा जो f' है ये वाला, कि इसका साइन पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, वो हम समझ रहे हैं। तो -1 है, मान लो इधर से मैंने एक बिंदु लिया -2, अगर हम -2 लेंगे और -2 हम रखेंगे यहाँ पर x के स्थान पर, तो हमें क्या मिलेगा, ये 4 3 जा 12, 12 में से 3 गए तो 9, यानी कि f' क्या मिल गया हमें, पॉजिटिव। तो इधर की तरफ जो है वो f' क्या है भाई, ग्रेटर देन 0 है, यानी कि पॉजिटिव है। इतना समझ में आया। इसके बाद यहाँ से मान लो हमने 0 ले लिया, अगर हम 0 पुट करेंगे f' में तो 0 रखने पर ये पूरा 0, यानी क्या मिल गया, -3। इसका मतलब इधर की तरफ हमें f' का चिन्ह क्या मिल गया, लेस देन 0, यानी कि नेगेटिव। इधर क्या मिला हमें, पॉजिटिव, इधर क्या मिला हमें, नेगेटिव। एक से बड़ा मान लो 2 ले लिया हमने, 2 हम रख रहे हैं वापस इसमें, ठीक है ना। यहाँ 2 रखेंगे तो ये हो जाएगा 4, 2 का स्क्वायर कितना, 4, और 4 3 12, अगेन क्या मिल गया, अगेन पॉजिटिव, यानी कि f' आपको इधर ग्रेटर देन 0, यानी कि मिल गया पॉजिटिव। फिर आपको क्या करना है, बस आंसर लिखना है कि x बराबर -1 पर f' का चिन्ह, f' का चिन्ह धनात्मक से ये लिख देंगे, लाइन है ना, इजी रहेगा चेक करने वाले को भी, ऋणात्मक में बदलता है। क्या लिख रहे हैं कि x बराबर -1 पर f' का चिन्ह धनात्मक से ऋणात्मक में बदलता है। इसलिए x बराबर -1 क्या होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा, उच्चिष्ट बिंदु होगा तथा उच्चिष्ट मान कैसे निकलेगा, आपको फंक्शन में क्या रखना है, -1 रखना है ना। फंक्शन क्या था, ये वाला था, -1 रखो जी, -1 का पावर 3 -3 -1 +3, सॉल्व करो जी, -1 +3 जोड़ दो, 6 1 गया 5, यानी कि f-1 इक्वल टू क्या मिल गया, आपको 5 मिल गया। और यही हमारा क्या होगा, उच्चिष्ट मान होगा, ठीक है ना। तो ये तो चला उच्चिष्ट मान हमने निकाला है ना, x बराबर -1 पर। अब हम लिख रहे हैं x बराबर 1 पर f' का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक में बदलता है। कहाँ से, ऋणात्मक से धनात्मक, क्या लिख रहे हैं, ऋणात्मक से धनात्मक में बदलता है। ये बोरिंग काम में थोड़ा सा लिखना है ना, आपको भी लगता होगा पता नहीं क्या धीरे धीरे चल रहे हैं। तो क्या लिखा, x बराबर 1 पर f' का चिन्ह ऋणात्मक से धनात्मक में बदलता है, इसलिए ऋणात्मक से धनात्मक बदलता है, इसलिए x बराबर 1 क्या होगा भाई, निम्निष्ट बिंदु होगा। बोलो, x बराबर 1 पर अगर f' का चिन्ह माइनस से पॉजिटिव में चेंज होता है, ऋणात्मक से धनात्मक में बदलता है, तो x बराबर 1 क्या होगा, निम्निष्ट बिंदु होगा तथा निम्निष्ट मान क्या हो जाएगा, f1। फंक्शन में 1 रखना है तो क्या हो जाएगा, 1 का पावर 3 -3 × 1 + 3, यानी कि 1 - 3 + 3, तो ये दोनों कैंसिल आउट, इक्वल टू 1। तो f1 = 1 हमारा क्या हो गया भाई, निम्निष्ट मान हो गया। अगर दिखाई नहीं दे रहा है तो 3 से 3 काटा है ना, तो इधर लिख लेते हैं कि f1 हमें क्या मिल गया, 1 मिल गया, और f1 ही क्या है हमारा, निम्निष्ट मान है, निम्निष्ट मान। तो इस तरीके से हमने निकाला कि उच्चिष्ट और निम्निष्ट वैल्यूज हम किस तरीके से निकालते हैं। अगर हमें इस तरीके से कोई फंक्शन गिवन है तो ये था हमारा क्या, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है ना। इधर लिख देते हैं, ये हमारा क्या था, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। ये हमने समझा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से कि किस तरीके से हमें f' का चिन्ह देखना है, किस तरीके से किस बिंदु के
किस बिंदु पर एफ डैश का चिन्ह किस तरीके से चेंज होगा तो हमें क्या मिलेगा, उचिष्ट मान मिलेगा, निम्नलिखित मान मिलेगा, ठीक है ना। सो एक बार कॉपी करेंगे इसको, इसके बाद हम देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट किस तरीके से हमें यूज करना है। सो कॉपी करेंगे इसको। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट। एग्जाम्पल हमारा सेम रहेगा और एग्जाम्पल में जो हमें फंक्शन दे रखा है वो भी सेम रहेगा और एग्जाम्पल में जो हमसे पूछा गया है वो भी सेम ही रहेगा, उच्चिष्ट तथा निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान, ठीक है ना। सो एफ एक्स आपको लिखा, सॉल्यूशन में आपको निकालना है सबसे पहले फर्स्ट स्टेप क्या था भाई, एफ डैश एक्स निकालो, क्या हो जाएगा 3x² माइनस 3 ही हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या था भाई, आपको निकालना है एफ डबल डैश एक्स, क्या हो जाएगा 6x हो जाएगा, क्या मिल गया 6x मिल गया, ठीक है ना, -3 का 0 हो जाएगा। थर्ड स्टेप क्या था भाई कि आपको चरम बिंदु के लिए, किसके लिए, चरम बिंदु या एक्सट्रीम पॉइंट, चरम बिंदु के लिए एफ डैश एक्स, ना कि एफ ये नहीं रखेंगे इक्वल टू 0 ना, ये रखेंगे एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 पुट करना है, जहाँ से आपको मिलेगा 3x² माइनस 3 इक्वल टू 0। सेम प्रोसेस x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² माइनस 1 इक्वल टू 0, x² इक्वल टू 1 एंड x इक्वल टू प्लस माइनस 1, इट मीन्स x इक्वल टू 1 मिल गया आपको और x इक्वल टू आपको मिल जाएगा -1। तो 2 पॉइंट्स हमारे पास आ गए। अब हम चेक करेंगे एफ डबल डैश एक्स का साइन। अगर हमें एफ डबल डैश एक्स का साइन पॉजिटिव मिलता है तो निम्नलिखित बिंदु, नेगेटिव मिलता है तो उच्चिष्ट बिंदु, ठीक है ना। यानी कि एफ डबल डैश एक्स इज इक्वल टू, हम एफ डबल डैश एक्स में क्या रखेंगे, सबसे पहले 1 रख लेते हैं। तो क्या रखा हमने, एफ डबल डैश 1 रखा, तो एफ डबल डैश एक्स क्या था, ये वाली इक्वेशन। 1 रखने पर हमें क्या मिल जाएगा 6 × 1 यानी कि 6 यानी कि ग्रेटर देन 0, ठीक है ना। तो क्या लिख रहे हैं, यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x बराबर 1 निम्नलिखित बिंदु होगा। और पिछली बार भी जब हमने फर्स्ट और डेरिवेटिव टेस्ट लगाया था तो उसमें हमने समझा था कि x बराबर 1 हमें क्या मिला था, वहाँ पर भी निम्नलिखित बिंदु ही मिला था, ठीक है ना। चलो निम्नलिखित बिंदु हमें मिल गया, तो हमें निकालना है निम्नलिखित मान। क्या निकालना है भाई, निम्नलिखित, ये निम्नलिखित है, दिखाई दे रहा है, दोबारा लिख लेते हैं, इधर से लिखते हैं, ओ सॉरी सब कुछ मिट गया, 3, हाँ कर लोगे आप लोग, फिर भी मैं लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी एक मेरा ही काम है, आपकी फीलिंग समझ जाता हूँ मैं, क्या चाह रहे हैं आप, ठीक है, +-1 ये हमने समझा। चलिए तो क्या लिख रहे हैं हम, यदि एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है तो x इक्वल टू 1 निम्नलिखित बिंदु होगा तथा निम्नलिखित मान, निम्नलिखित मान कैसे आ जाएगा, f1 रख दो, फंक्शन में रखना है भाई। निम्नलिखित और उचित मान निकालने के लिए वैल्यू तो आपको इसी में पुट करनी होगी। फंक्शन में 1 रखा तो क्या मिल जाएगा, 1 का पावर 3 - 3 × 1 + 3, इट मीन्स 1 - 3 + 3, 3 से 3 यानी कि 1, f1 इक्वल टू हमें 1 मिल गया। इसका मतलब ये हमारा क्या है, निम्नलिखित मान। और फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट में भी हमें निम्नलिखित मान कुछ 1 ही मिला था, बात समझ में। चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे कि एफ डबल डैश एक्स के स्थान पर हम एफ डबल डैश क्या रख रहे हैं, एक्स के स्थान पर -1, ये वाला पॉइंट रख रहे हैं अब, -1 वाला। तो हमें क्या मिलेगा भाई, रख दो 6 × -1, 6 × -1 यानी कि -6, और ये मिल गया हमें <0। तो क्या लिखेंगे, यदि एफ डबल डैश एक्स <0 है तो x बराबर -1 क्या होगा, उचिष्ट बिंदु होगा, उचिष्ट बिंदु होगा तथा उचिष्ट मान, उचिष्ट मान क्या आ जाएगा, f-1, यहाँ पर आपको क्या रखना है, -1 रखना है। तो क्या मिलेगा, -1 का पावर 3, -3 × -1 + 3 यानी कि -1 + 3 + 3 यानी कि f-1 आपको मिल जाएगा -1 + 6 यानी कि f-1 आपको मिल गया 5, और यही 5 क्या होगा भाई, उचिष्ट मान होगा, उचिष्ट मान। तो आपके समझ में आ गया होगा कि कौन सा आपको इजी लग रहा है, कौन सा आपको हार्ड लग रहा है, दोनों ही इजी है वैसे तो। दूसरी बात कि किस तरीके से हमें निम्नलिखित और उचिष्ट मान निकालना है। अगर उसने क्वेश्चन में पूछा कि फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव से सॉल्व करो
तो आपको जैसे हमने पहले सॉल्व किया था वैसे करना है। अगर उसने कहा कि सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव टेस्ट से सॉल्व करो तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो हो सकता है आपकी अभी 80% या 70% आया हो समझ में। इसके बाद हम और भी एग्जांपल्स करेंगे, क्लियर हो जाएगा अच्छे से। सो कॉपी करेंगे इसको एक बार।